नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीकी, किस्त नंबर 19। ज़ैनी को इस वक्त अज़लान की गहरी आंखें किसी समुंदर की तरह लग रही थीं जिन पर मौजों ने ताक ताक कर वार करने के बाद इन्हें अंधाधुंध ज़ख्मी कर दिया। ज़ैनी को अज़लान की हद दर्जा खामोशी किसी बहुत बड़े तूफ़ान का पेशखैमा साबित हो रही थी। काफ़ी देर तक इसने अपनी तवज्जो बटाने के लिए बाहर बुलंदो बाला इमारतों में नजर आती रंगों रोशनियों की बहार को देखना चाहा, रात के इस पर सितारों से मज़य्यन आसमान और खूबसूरत पर फैलाए चांदनी की दिलकशी को महसूस करना चाहा, मगर सब बेसूद, क्योंकि इसका दिल ना चाहते हुए भी सिर्फ अज़लान के लबों की एक खूबसूरत जानदार मुस्कुराहट देखने के लिए बेनाब मछली की तरह ज़ैनी के सीने के अंदर फड़फड़ाया जा रहा था। अज़लान, आप ठीक तो है ना? ज़ैनी से फिर रहा ना गया, इसलिए डरते डरते अज़लान को देखते हुए तफक्कुर-अमेज़ लहजे में पूछने लगी, फॉर गॉड्स सेक, आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? अज़लान ने एक सर्द निगाह ज़ैनी पर डालने के बाद इसको बुरी तरह झिड़क कर रख दिया। अज़लान के इस कदर सख्त लहजे पर अज़हद घबराहट का शिकार होते हुए ज़ैनी के हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ौरन सीट से नीचे गिर गया। ज़ैनी अपनी तेज़ी से उमड़ते आंसुओं को हलक के अंदर उतारने की नाकाम कोशिश करते हुए फ़ौरन नीचे झुककर सीट से मोबाइल निकालने लगी। नीचे झुकने के बायस ज़ैनी के लंबे सिल्की बालों की आबशार इसकी पुश्त पर बिखरे देखकर अज़लान को फिर नए सिरे से गुस्सा आ गया। इसके अंदर फिर से उन लड़कों की आवाज़ें फ़ौरन समात बनकर गूंजने लगी, जिसको सुनते इसके हाथों की गिरफ्त बेहतियारी स्टीयरिंग पर मजबूत होकर रह गई। वो सामने देखो, अज़लान साहब की वाइफ किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। उफ़ यार, इनके बाल चेक करो, क्या कमाल लग रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। अज़लान को इन लड़कों की ठंडी आह भरती आवाज़ें किसी बाज़गश की तरह बार बार अपनी समातों के अंदर जहर घोलती महसूस हुईं। आप अपने बाल समेट कर नहीं रख सकती? जब देखो खुले छोड़े थे, समेटे इनको, कुफ़त हो रही है मुझे इन्हें देखकर। ज़ैनी झुक कर मोबाइल को वापस पकड़ती अभी सीधी हुई थी कि अज़लान की तनक आवाज़ ने इसे फिर से अज़लान को हैरत के मारे चौंक कर देखने पर मजबूर कर दिया था। अज़लान के लबों से अपने लिए इस कदर तलख जुमले सुनकर ज़ैनी की आंखों में हद दर्जा तज़लील और अहानत के एहसास के ज़ेर असर सियाल मादा फ़ौरन नमकीन पानी पर बनकर बहने लगा, जिसको वो हथेली से साफ़ करके फ़ौरन अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में इसके कपकपाते हाथों को इसकी मतलूबा चीज़ नहीं मिल रही थी। बार बार आंखों के पोपोटों में बेतहाशा पानी जमा होने की वजह से इसकी आंखें डबडबाते हुए सामने का मंजर धुंधला पेश कर रही थी। पूरे रास्ते अज़लान ज़ैनी के भीगे चेहरे से अपनी निगाहें चुराए अपनी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर ही मरकूज़ किए हुए था। इसके आंसू एक तवातर से बैग पर मुसलसल गिरते चले जा रहे थे। बिलाखिर अपनी मतलूबा चीज़ मिलने पर ज़ैनी जल्दी से बालों को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर बाल ज़्यादा होने की वजह से लाख बार चाहने के बावजूद भी इससे जल्दी से जुड़ा नहीं बन पा रहा था। रैश ड्राइविंग की वजह से वो लोग कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर घर के मेन गेट पर पहुंच चुके थे। अज़लान की कार को देखते ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया, इसलिए अज़लान को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा था। कार पोर्च में रुकी तो अज़लान ने ज़ैनब को अभी भी बालों के साथ ही जंग करते पाया। तभी इसे देखते हुए अज़लान की निगाह बेसाता इसके भीगे रुखसारों पर एक पल के लिए ठहर सी गई। ज़ैनी कार के रुकते ही अज़लान की तरफ देखे बिना साइड डोर खोलती फ़ौरन वहाँ से चली गई। मेन गेट के अंदर जाते वक्त जूड़े की बजाय इसके बालों की ढीली सी चोटी बन गई थी। शिट यार! अज़लान ने अपने हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से मारे और फिर कुछ सेकंड्स के बाद अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर गिराने के अंदाज़ रखकर अपनी आंखों को सख्ती से मूंदे खुद को पुरसुकून करना चाहा। इसके ज़हन के पर्दे पर फ़ौरन सुबह की अयान से की गई मुलाकात किसी वाज़ेह अक्स की सूरत में लहराने लगी थी। हेलो बडी, कैसे हो यार? अयान की खुशी के मारे चहकती आवाज़ सुनकर अज़लान ने जल्दी से अपना झुका सर ऊपर उठाया। इस वक्त अज़लान और टीना मूवी के एक शॉट पर ब्रीफली डिस्कशन कर रहे थे। टीना की दरफ्तगी से भरपूर निगाहें इस वक्त अज़लान की मर्दाना वजाहत से भरपूर दिलकश पर्सनैलिटी पर जमी हुई थी। अज़लान ने तो नहीं, अलबत्ता इसकी कैबिन कार के अंदर आते अयान की उकाब निगाहों से ये मंजर मख्फी ना रह सका, इसीलिए ज़ेरे लब मुस्कुराते हम मसनूई हंकारा बनने के बाद बाकायदा अज़लान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आओ अयान। ओके मिस टीना, बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा, अब आप जा सकती हैं। अज़लान ने अयान को कैबिन कार में मौजूद सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और फिर अपने दूसरे हाथ में मौजूद स्क्रिप्ट की फ़ाइल टीना के हाथ में वापस थमा दी। ओके, हेलो अयान, हाउ आर यू? टीना ने अब मुश्किल मुस्कुराते हुए अयान से मुसाफा किया, वरना इसका दिल तो अंदर आने वाले इस शख्स का सर फाड़ने का तलबगार हो रहा था जो इसके और अज़लान के बीच आ गया था, क्योंकि आजकल वो हर रोज़ नई नई चीज़ें समझने का बहाना करती अज़लान को ही मुस्कुराती निगाहों से देखती रहती थी। अज़लान को बेतवजही में इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, वरना अज़लान से इसकी क्लास पक्की लगनी थी, क्योंकि अज़लान को शर्म और हया से आ रही लड़कियों से सख्त नफरत थी। इस शोबिज़ इंडस्ट्री में होने के बावजूद तमाम लड़कियां इसके साथ काम करके खुद को कंफर्टेबल महसूस करती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने लिए अज़लान की निगाहों में एहतराम और तकद्दुस देखा था, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में वो वाहिद एक्टर था जिसके लिए लड़कियां प्रोड्यूसर को खुद अपने लीड रोल के लिए अज़लान ही एज अ हीरो मुंतखब करने का कहती थीं।
आई एम फाइन टीना, आप सुनाओ। और पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से समझ लिया ना आपने? अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो मैं बाद में आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। अयान ने जानबूझकर टीना को जतलाने के लिए ये सब कहा, जिस पर टीना एक पल के लिए गड़बड़ा कर रह गई। इसे साफ अंदाज़ा हो गया था कि जानबूझकर इसे सुनाने के लिए ही अयान तंजिया लहजे में गोया हो रहा है। आप लोग बैठे, मैं चलती हूँ। एक्चुअली मेरे अभी कुछ सोलो शॉट्स बाकी हैं। टीना बमुश्किल मुस्कुराते हुए वेव के अंदाज से हाथ हवा में लहराती अजलान पर एक अचंती निगाह डालकर तनफन करती फ़ौरन वहाँ से चली गई। अयान की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया और फिर गहरा सांस लेकर पानी पीते हुए अजलान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कैसे हो तुम? अयान अब अपना रुख मोड़े सोफ़े की पुष्ट के साथ टेक लगाकर आरामदा अंदाज में बैठ गया। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ। अजलान ने आहिस्तगी से मुस्कुराते कल रात वाले वाक़े की हल्की सी छवि भी अपने चेहरे पर ज़ाहिर न होने दी, क्योंकि अयान फ़ौरन इसकी आंखें पढ़ लेता था। इसलिए तो वो इसकी आंखों में देखने से गुरेज बरतते हुए बार बार अपने लिए कुछ ना कुछ मसरूफियात ढूंढ रहा था। एटलीस्ट मुझसे तो ना छुपाओ यार, मैं कल अपनी आंखों से सब कुछ अच्छे से देख चुका हूँ। अयान अब की बार अपना सर तासुफ से नफ़ी में हिलाते हुए अजलान से मुखातब हुआ, जिस पर अजलान एक पल के लिए चौंका ज़रूर था, मगर फिर जल्दी खुद के असाब पर काबू पाते हुए आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। यार तुम जानते तो हो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, फिर क्यों ऐसे कह रहे हो? अजलान सरसरी सा अंदाज़ अपनाकर कहते हुए अपना मोबाइल हाथ में पकड़े बिना मतलब इसकी स्क्रीन को आगे पीछे करके देखने लगा, और फिर स्पॉट बॉय के चाय लाने पर वो दोनों एक पल के लिए खामोशी इख्तियार कर गए। यार तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे और तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं छुपाते मुझसे। स्पॉट बॉय के जाते अयान फिर से गोया होने लगा। इसकी आंखों में इस वक्त दर्द अजियत बनकर लहरा रहा था, क्योंकि अयान ने हमेशा अजलान को अपने बहुत करीब महसूस किया था। इन दोनों की कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी नहीं थी, मगर जब से अयान शिफा की जॉब की वजह से कराची शिफ्ट हुआ तब से अजलान इससे काफ़ी बातें छुपाने लग गया था। मैंने क्या छुपाया यार, तुम तो बिल्कुल शिकायती लड़कियों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। अजलान ने माहौल की संजीदगी का असर ज़ाहिर करने के लिए अब अयान के बाजू पर थोड़ा हंसते हुए पंच मारा, जिस पर अयान इसे ही बगौर देखने लग गया। यार तुम अभी तक ज़ैनब भाभी से सीधे मुंह बात नहीं करते, इसका अंदाज़ सवालिया था। अजलान, कल मैं सिर्फ अफान भाई की वजह से चुप हो गया था, वरना मैं इस सिलसिले में कल ही तुमसे बात करता। अयान ने अजहद संजीदा लहजे में फ़ौरन मुद्दे की बात की, जिस पर अजलान भी एक पल के लिए बेसाख्ता नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया। नहीं यार तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, हम बिल्कुल ठीक है, तुम बस एवं इस चीज़ को सर पर सवार कर रहे हो। अजलान को अब अयान की जांचती निगाहों से अजीब सी खिफत महसूस हो रही थी, इसलिए आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए खुद को मुतमईन जाहिर करना चाहा। मैं सर पर सवार नहीं कर रहा, बल्कि तुम कर रहे हो। यार मैंने तुम्हें काफ़ी मरतबा समझाया कि इस वीडियो के वायरल होने में भाभी का कोई कसूर नहीं है, मगर फिर भी तुम आज तक इन्हीं को ही कसूरवार मानते हो। इसीलिए तो अभी तक तुम उनके और अपने इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यार ने कई बार की कई बात आज फिर से दोहरा दी, जबकि अजलान का शिद्दत से सुर्ख पड़ता चेहरा इस बात की वाज़िया निशानदेही कर रहा था कि ये सारी बातें सुनकर वो इस वक्त ज़बत की इंतहा पर पहुँच चुका है। अयान आज अजलान को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए इसके चेहरे के तेज़ी से बदलते तासरात से बेनियाज फिर से तेज़ लहजे में बोलने लग गया। यार अजलान, मेरी इस बात को गौर से सुनना प्लीज़। ज़ैनब भाभी जैसी मासूम सिर्फ लड़की तुम्हें ढूंढ कर भी नहीं मिलनी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उनकी कदर करो। जब मैंने इनकी आंखों में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत महसूस किया तो तुम्हें उनकी ये मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती है? अयान अब थोड़ा मसालियाना अंदाज़ अपनाते हुए अजलान के बिल्कुल पास आकर उसी के सोफ़े पर बैठने के बाद इसके शानों पर हाथ रखे नरम लहजे में रसान से समझाने लगा। तुम क्यों देख रहे थे उनकी आंखों में? अयान की बात पर अजलान ने इसे मसनूई सख्त गुरी से नवाजते अपना एक अबरू पर उचकाकर सवालिया लहजे में इस्तफसार किया। ला हौला वला कुव्वत, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अजलान की घूरी पर अयान हकीकतन एक पल के लिए गड़बड़ा सा गया और फिर इसका बेसाख्ता फलशगाफ कहका निकल गया। वैसे इस बात की बहुत खुशी हुई मुझे कि आज से तुम मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके। अब मुझे तुम्हारी टेंशन लेना छोड़ देनी चाहिए। अयान अब ज़ेर लब मुस्कुराते हुए ज़ुमैनी लहजे में गोया वक्त क्या मतलब? मोहब्बत के नाम पर अजलान गैर यकीनी कैफियत में गिरा। एक ही झटके में सोफे की पुश से टेक छोड़कर सीधा हो बैठा। मतलब ये कि मेरे भाई, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अगर उसके आसपास किसी दूसरे को ज़रा सा भी भटकता हुआ देख लेना तो ये सब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और ज़ैनब भाभी के लिए तुम्हारे अंदर इस किस्म की फीलिंग्स का शिद्दत से सर उठाना तुम्हारी इनके लिए सच्ची मोहब्बत की पहली निशानी है। मेरे दोस्त, मोहब्बत के बारे में बात करते हुए अयान की आंखें वाज़िया तौर से मुस्कुरा रही थी। तुम अपने काम काज छोड़कर कब से लव गुरु बन गए जो मुझे इस तरह मोहब्बत की सारी निशानियाँ अजबर करवा रहे हैं? मुझे तो लगता है अब शिफा भाभी को ही कहना पड़ेगा कि तुम पर नज़र रखें।
तुम्हारी ये सारी बातें और हरकतें बिल्कुल मशकूक अफराद वाली लग रही हैं। अजलान ने इसकी बात के जवाब में आहिस्तगी से मुस्कुराकर हिज़ उठाते हुए बाकायदा अयान की ही टांग खींचना शुरू कर दी। शट अप यार, एक तो मैं तुम्हारे लिए अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके सीधा यहाँ आया और इधर मेरी किसी बात का जवाब देने की बजाय तुम उल्टा मुझे ही मशकूक ठहरा रहे हो। अयान अब मसनूई गुस्से से कहते हुए बाकायदा अजलान को ही घूरे जा रहा था, जिस पर अजलान का फलक शगाफ कहकर कैबिन की कार की साकत फ़िज़ा में बुलंद हुआ, क्योंकि अयान का रिएक्शन बिल्कुल इसकी तवक्कात के अन मुताबिक था। अजलान को इतना हंसते देखकर अयान की भी हंसी छूट गई और फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों मुस्कुराते हुए हल्की फुल्की गपशप में हिस्सा लेने लगे। अपनी बातों के दौरान अजलान ने पहली बार ज़ैनब के पर्सनल नंबर पर पार्टी में जाने का मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। ज़ैनब का फ़ौरन रिप्लाई आया था जिसमें सिर्फ ओके लिखा हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए स्माइली का इमोजी रिप्लाई में सेंड कर दिया। वो दिल ही दिल में खुद से तहैया कर चुका था अगर ज़ैनब का कोई भी मैसेज आया तो फ़ौरन रिप्लाई करना। इसी चक्कर में वो काफ़ी देर तक मोबाइल पर ही निगाहें जुमाए बैठा रहा। हल्की फुल्की गुफ्तगू करने के दौरान भी इसकी नज़रों का महवर सिर्फ मोबाइल ही था। जाने क्यों इसका दिल शिद्दत से एक मासूम सी ख्वाहिश जाहिर कर रहा था कि ज़ैनब इसे कोई रिप्लाई करे, मगर इस मैसेज के बाद इसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। अजलान काफ़ी देर तक इसी पोजीशन में कार के स्टीयरिंग व्हील पर सर जुमाए बैठा रहा, मगर फिर बिलाखिर इसने गहरा सांस भरते हुए कार को लॉक किया और फिर दाखिली दरवाज़ा बूट करते हुए वापस घर के अंदर आ गया। इसके बढ़ते कदम ज़ैनब के आंसुओं के बारे में सोचकर ही कदरे ढीले पड़ गए थे। कोट बाजू में अटका इसके साथ साथ झूल रहा था। कमरे में जाते हुए इसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। ज़ैनब की हालत के बारे में सोचते हुए आज ज़िंदगी में पहली बार इसे अपना वजूद कुछ भारी भरकम सा महसूस हो रहा था। ऑफिस नुमा कमरे में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा ऑफिसर इस वक्त अपना सर हाथों में थामे मुस्तरब अंदाज में बैठा हुआ था। अब अचानक कुछ याद आने पर इसकी पोजीशन में रत्ती बराबर फ़र्क आया था, वरना जब से इसने ऑफिस में कदम रखे थे तब से ही वो अजहद परेशान तासरात चेहरे पर सजाए हनूज इसी हालत में बैठा हुआ था। मैं आई कम इन सर? चेहरे पर से मास्क हटाते शख्स के हाथ एक पल को थमे, मगर फिर शनासा आवाज़ सुनकर अपना पहना हुआ मास्क सूरत से उतारने लगा, जो इस वक्त इसका चेहरा पूरी तरह ढककर इसे कवर किए हुए था। मास्क वाए इन गहरी समुंदर आंखों के चेहरे पर से मास्क हटाते ही मास्क मैन के चेहरे के तासरात मज़ीद संजीदगी का रूप धार गए। यस कम इन। मास्क को सामने मौजूद टेबल के दराज में वापस रखने के बाद वो अपना झुका सर उठाए कमरे के दरवाजे के से अंदर आते शख्स की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। इस लड़के की डेड बॉडी पहुंचा दी उनकी फैमिली के पास और बाकी का काम जो आपसे करने के लिए कहा था। रिवॉल्विंग चेयर को ज़रा सा आगे खींचने के बाद वो समुंदर जैसी आंखों में सुर्खियों की लाली भरे इस्तफसारिया अंदाज में पूछ रहा था। मुकाबल शख्स अपने बॉस का इस कदर बेचैन और मुस्तरब अंदाज अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखते हुए शिद्दत से महसूस भी कर रहा था, इसलिए बात करते हुए एहतियात के चक्कर में इसके गले में ज़रा सा फांस अटक कर रह गया। जी सर, मैंने इनकी फैमिली से बात करना चाहिए थी, मगर वो सब इस वक्त लड़के सनान की इस अचानक मौत पर शौक की कैफियत में हैं, इसलिए कोई ख़ास बयान नहीं दे पा रहे। सामने खड़े ऑफिसर ने अपनी टोपी उतारकर हाथ में पकड़ ली और अब संजीदा लहजे में सारी रिपोर्ट अपने बॉस के गोशगुजार करने लगा। ये सब बाद में देखा जाएगा अशरफ, मैंने आपसे फुल इंक्वायरी के लिए इसके घर से लैपटॉप और दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने के लिए कहा था। वो बात करते हुए चेहरे पर इस वक्त हद दर्जा सख्ती छाई हुई लग रही थी। ज़बत के चक्कर में जबड़े बार बार मजबूती से भींचे चले जा रहे थे। जेडी सर, जैसा आपने गाइड किया था बिल्कुल इसी तरह मैंने इसके घर वालों से इंक्वायरी का कहकर पूरे कमरे की छानबीन की और जो जो अहम चीज़ मेरे हाथ लगी वो सब चीज़ें इस बैग में ले आया हूँ। ऑफिसर अशरफ ने अपने माथे पर बहते पसीने को दाएं हाथ के पोरों से साफ करते हुए सामने मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा किया, जिस पर वो आते साथ ही अपने हाथ में थामा हुआ बैग रख चुका था। ओके दैट्स गुड वर्क, नाउ यू कैन गो। ऑफिसर अपने बॉस के सराहती अंदाज पर अंदर ही अंदर खुश हो गया और फिर तमानियत से मुस्कुराते हुए जी सर कहता सैल्यूट के अंदाज में सलाम करने के बाद लंबे लंबे डग भरता फ़ौरन वहाँ से चला गया। जेडी ने ऑफिसर के जाने के बाद दराज से अपनी पेंसिल और नोटबुक निकालते वक्त एक बार फिर अपने थोड़ी देर पहले पहने मास्क को एक नज़र देखा और मगर फिर बहुत जल्द खुद के असाब पर काबू पाने के बाद दराज को जल्दी से बंद किया और फिर बैग खोलकर इसमें मौजूद एक एक चीज़ को बाहर निकालते हुए सारी इंक्वायरी की रिपोर्ट मुकम्मल करने लगा। जेडी को हर सूरत में शमसा को इस केस से बाहर निकालना था, क्योंकि वो बखूबी जानता था शमसा हद से ज़्यादा हसास सोच रखने वाली एक मासूम लड़की है, जिसे इन लोगों ने अपनी एक शर्त के चक्कर में आज इस हाल पर पहुंचा दिया था। अपनी जहनी हालत की बदौलत सनी ने अपने हाथों से ना सिर्फ अपनी जान गंवाई बल्कि इसके साथ साथ वो शमसा के दिल पर उसकी मौत का जिम्मेदार होने का मनोबोझ गिराकर खुद इस जान फानी से कूच कर गया। जेडी के हाथ लैपटॉप के कीपैड पर बिना किसी तवक्कुफ के तेज़ी से हरकत करते हुए महसूस हो रहे थे। पूरे दिमाग से काम करते हुए इसे ऑफिस टाइम का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। रात के इस पैर भी वो पिछले 3 घंटों से मुसलसल इसी काम में अपना सर खपा रहा था, मगर अभी तक वो सबूत इसके हाथ नहीं लग रहा था जो वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
इतने अरसे में इसने सिर्फ एक दफ़ा अपनी जलती आंखों पर हाथ रखते हुए इन्हें धीरे से मसला, फिर बहुत जल्द खुद के शलसाब पर काबू पाने के बाद फिर से इसी काम में जुट गया। शमसा का नाम बीच में जुड़ा होने की वजह से अपना मतलूबा सबूत ढूंढना जेडी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका था, और जब तक वो इसे मिल नहीं जाता वो एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठ सकता था। लाहौर की इस खूबसूरत पार्क ने कई लोगों को अपनी खूबसूरती और दीदा ज़ेब नज़ारों की वजह से अपनी तरफ मुतवज्जा किया हुआ था। यहाँ हर कोई अपने पुर रौनक चेहरे समेत किसी न किसी के साथ खुश दिखाई दे रहा था। यही हाल बाकी सबके साथ इन पाँचों में से सिर्फ दो नफूस था, क्योंकि वो यहाँ आए ही इंजॉय करने के लिए थे। मरियम के चेहरे पर इस वक्त थकन के आसार वाज़ह नुमायाँ हो रहे थे, इसलिए अब वो पहले की निस्बत थोड़ी बेजार दिखाई दे रही थी, वरना पार्क में आने के बाद वो भी थोड़ा फ्रेश हो गई थी। रोशान भी आया और रेहान के साथ बाकायदा हर झूले में बैठ रहा था, जबकि ज़रार सामने एक बेंच पर बैठे इन सबको एंजॉय करता हुआ खाली खाली निगाहों से देख रहा था। इसकी संजीदा मिजाज तबीयत में यहाँ आकर भी रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। रोशान तो यहाँ इसके साथ ही बैठे रहना चाहता था, मगर ज़रार ने इसको अपनी ज़िद के ज़ोर पर ज़बरदस्ती इनके साथ भेज दिया और फिर खुद यहाँ बैठकर आसपास के मनाजर को खाली खाली निगाहों से देखने लगा। तभी अचानक इसकी निगाह सामने ही नज़र आते एक मंजर पड़ गई, जिसे देखते इसकी नीली शफाफ झील जैसी आंखों में फ़ौरन शदीद गुस्से की लाली उभरी और फिर बेख्तियार ही ज़रार को खुद को वहाँ जाने से रोक ना पाया। चंद कदमों का फासला मिटाने की देर थी कि अब ज़रार को इनकी आवाज़ें स्मार्ट बनकर अपने कानों तक आती महसूस हो रही थी। चुप कर बदतमीज़, जब देखो हर वक्त रहना लगाए रखता है। तकरीबन 35 साल औरत अब थोड़ा नीचे झुककर ज़मीन पर दोजानों बैठते इस 2 साला मासूम रोते बच्चे को झिंझोड़ने के अंदाज से बोली, जिस पर बच्चा डर के मारे सहमते हुए इसे डबडबाई आंखों से देखे जा रहा था। मामा मामा जानना है। रोता बच्चा अब अपनी गिरफ्त इसके और इस औरत के हाथ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर वो औरत इसे सर तासरा समेत घूरते हुए इसके नाजुक बाजुओं को सख्ती से दबोचे इसे यहीं पर खड़ा रहने पर मजबूर कर रही थी। कहा ना वो अपने दोस्तों के साथ है, तब तक यहीं खड़ा रहे चुपचाप, वरना एक थप्पड़। औरत अपने क्रख्त लहजे में बच्चे को ज़ोर से सीधा खड़ा करती अपनी अंगेज शहादत उठाई से सख्ती से वार्न कर रही थी, जब किसी ने इसके हाथ से इस मासूम बच्चे को एक झटके से छुड़वाया और फिर इसकी भीगी आंखें अपने हाथों से साफ करने के बाद इसे गोद में उठाकर बाकायदा अपने सीने के साथ लगा लिया। 2 साला मासूम बच्चा इस शफकत अमेज़ लम्हा उसको पाकर इसी की गर्दन में सर दिए बिलक बिलक कर रोने लग गया। रिलैक्स बेबी, जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ओके। ज़रार ने बच्चे को शिद्दत से रोता देखकर इसकी कमर पर थपकी देते हुए अपने मिजाज के बिल्कुल बरक्स नरम लहजे में गोया होने के साथ साथ इसको पूरी तरह रिलैक्स करना चाहा। और फिर इसकी सर्द निगाह बेसाता सामने खड़ी औरत पर उठी, जो इस वक्त अपने भौंचकाए तासरात में ज़रार को ही देखे जा रही थी। ज़रार की निगाहों में पड़ती वहशत ने एक पल के लिए इस औरत को भी ठटक जाने पर मजबूर कर दिया था। कौन है आप? छोड़ें इस बच्चे को, ये हमारी जिम्मेदारी। औरत अब ज़रार की गुस्सीली सर्द निगाहों के जवाब में बौखलाते हुए फ़ौरन बच्चे को ज़बरदस्ती झपटने के अंदाज से लेने लगी, मगर बच्चा अपना पूरा जोर लगाकर ज़रार को हक करते हुए तकरीबन गूंद की तरह इसी के साथ चिपक कर रह गया। ऐसे निभा रही हैं अपनी जिम्मेदारी? आपको शर्म नहीं आती इतने छोटे से बच्चे पर जुल्म करते हुए? कहाँ हैं इसके पेरेंट्स? ज़रार इससे दो बदू इसी तनक लहजे में बात कर रहा था जिस लहजे में वो इस बच्चे से मुखातब हो रही थी। ज़रार ने हद दर्जा गुस्से में आते हुए इस वक्त इसकी उम्र का भी लिहाज ना रखा। चंद लड़कियां एक झूले से कहका लगाकर हंसते हुए बाहर निकल रही थी, तभी इनमें से एक लड़की की निगाह अपने बेटे की तरफ उठ गई, जो इस वक्त किसी अनजान लड़के की गर्दन के साथ सर जोड़े बिल्कुल चुप सादे लेटा हुआ था, जबकि इस लड़के का मजबूत हाथ इसकी कमर के सेंटर में शफकत अमेज़ अंदाज में वक्तन फ़वक्तन थपकी दे रहा था। क्या हुआ समरा? अरे राहील बेटा, उतरो नीचे और अपनी समरा आंटी के पास जाओ। शाबाश। आप कौन है? लड़की सूरत से अपने कदम बढ़ाती एक ही जस्त में ज़रार के सर पर पहुंच चुकी थी। बीबी जी, राहील बाबा तो मेरे साथ ही खड़े थे, मगर ये लड़का पता नहीं कहाँ से आकर राहील बाबा को ज़बरदस्ती मुझसे छीनने लगा, और वो औरत शायद बच्चे की आई थी, इसलिए इसने गड़बड़ाते हुए अपनी जॉब बचाने की खातिर सफ़ेद झूठ बोल दिया, जिस पर बच्चे की माँ ने आओ देखा था और फ़ौरन गुस्से में आते हुए ज़रार के हाथ से ज़बरदस्ती अपना बच्चा झपटने के अंदाज से पकड़ा और फिर से समरा के बिल्कुल पास खड़ा कर दिया। बच्चे की मां के रिएक्शन पर समरा ने इस्तहज़ाई अंदाज में ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए राहील के गिर्द अपना झूठा और दिखावे पर मबनी मोहब्बत भरा हिसार कायम कर दिया। ज़रार की काब निगाहों से इस औरत की तंज़िया मकरू हंसी मख्फी ना रही, इसलिए इसके लब बेसाख्ता सख्ती से आपस में पेवस्त होकर रह गए। बच्चे की माँ ज़रार की तरफ लपकती अभी इसे कुछ सख्त सुनाने ही वाली थी कि अचानक एक तेज़ मगर सख्त आवाज़ ने ज़रार समेत वहाँ खड़े सभी लोगों को बेख्तियार अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। आंटी, आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं वहाँ खड़ी कब से आपको देख रही हूँ। आप इस बच्चे से कितनी सख्ती से पेश आ रही थी, और अब यूँ इस तरह सफ़ेद झूठ पर बोलकर सारा का सारा इल्ज़ाम ज़रार के सर पर दिए जा रही हैं।
हया इस औरत की आंखों में आंखें गाड़े अपने मखसूस पुरअतमाद अंदाज में इससे बात कर रही थी। जाने क्यों ज़रार की निगाहें इस पल इसके सरापे से हट नहीं पा रही थी। वो यकटुक निगाहों से बिना पलकें झपकाए हया कोई देखे जा रहा था जो इस वक्त ज़रार के सामने तनकर खड़ी इसी के दफा के लिए लड़ रही थी। ये लड़की क्या कह रही है समरा? बच्चे की माँ अब तफक्कुर में तासरात चेहरे पर सजाए जल्दी से राहील को समरा के पास से पकड़कर अपने पास खड़ा कर चुकी थी, जिस पर राहील माँ के आंचल को मजबूती से पकड़े कदरे झुककर ज़रार को ही मुस्कुराती निगाहों से देखे जा रहा था। वो बीबी जी, राहील बाबा आपके साथ आने की ज़िद कर रहे थे, बस इसीलिए। समरा ने अपने गिर्द घेरा तंग होते देखा तो फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे झुकाए शर्मिंदगी से भरपूर लहजे में एतराफ़ कर लिया, जिस पर बच्चे की माँ ने इसे फ़ौरन सख्त घूरी से नवाजा। ज़िद कर रहा था तो तुम इसे मारने लगी? इतने पैसे जो तुम्हें देते हैं वो इसका ख्याल रखने के लिए देते हैं, मारने के लिए नहीं। बच्चे की माँ को समरा की इस बात पर अंदर अंदर शदीद ताव आ रहा था, इसलिए वो सख्त खा जाने वाली निगाहों से घूरते हुए से ज़्यादा तलख लहजे में गोया हो रही थी। माफ़ कीजिएगा, आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही हूँ, मगर ये बच्चा आपका है, कोई दूसरी औरत इसे आपसे बेहतर नहीं संभाल सकती, फिर चाहे आप इसे कितने भी पैसे देकर 24 घंटे के लिए अपने बच्चे के पास ही क्यों ना रख लें। ज़रार हया के इस कदर संजीदा लबो लहजे को ज़िंदगी में पहली बार देखते हुए शिद्दत से महसूस कर रहा था। इस पल इसे शरारती बेफजूल बातें करती लाउबाली हया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इस पल जो इसके सामने खड़ी थी उनमें ज़मीन और आसमान की तरफ फ़र्क वाज़ेह महसूस हो रहा था। कोई भी केयर टेकर आपके बच्चे के लिए कभी भी वो अपनायत और दर्द महसूस नहीं कर पाएगी जो हमेशा आप इसके लिए महसूस कर पाएंगी। हया लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद फिर से गोया हुई। हया ने ठंडे ठार लहजे में इस मॉडर्न लड़की पर तंज का वाज़ेह तीर बरसाया, जिस पर वो अपने लबों को सख्ती से आपस में भींचे अपनी इस गलती पर अंदर ही अंदर खुद को कोसने में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। जहाँ हया की तंजिया अंदाज में की गई इन बातों की वजह से इस लड़की का सर शर्मिंदगी के मारे थोड़ा नीचे झुक गया, वहीं ज़रार के चेहरे पर एक पल के लिए गहरे तारीक स्याह बादल वाज़ेह लहराते हुए नज़र आने लगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आइंदा मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखूँगी, और तुम समरा अपने पूरे मंथ की पे अभी से लो और यहाँ से चलती बनो। लड़की ने अपने बेटे को गोद में उठाकर फरते मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमते हुए इसे प्यार किया, जिस पर राहील भी सब कुछ भूलता फ़ौरन खुश दिली से मुस्कुरा दिया। इसका मसरत भरा चेहरा देखते ही हया और ज़रार के दिल अलग अलग अंदाज से धड़कने पर मजबूर हो गए थे। हया का दिल इस बच्चे की खुशी पर निहाल होता सरशारी से झूम उठा, जबकि ज़रार का दिल इस बच्चे की खुशी पर गोया कुछ पलों के लिए धड़कना ही भूल गया था। इससे पहले कि ज़रार खुद के असाब पर अपना काबू होता, वो अपने बुझे पसमुर्दा तेज़ी से जर्द पड़ते चेहरे के साथ धीमी चाल चलते हुए वापस इसी बेंच पर चला गया जहाँ वो कुछ देर पहले बैठा हुआ था। बच्चे की माँ ने अपने पर्स में से पैसे निकालकर इस हया के हाथ में ज़बरदस्ती पूरे महीने की तनख्वाह पकड़ाने के बाद अपने बच्चे को प्यार भरे अंदाज में अपनी गोद में उठाया। फिर हया का खलूस से दिल से शुक्रिया अदा करती फ़ौरन वहाँ से चली गई। राहील की माँ ज़रार का भी शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर इसके सरसरी अंदाज में तराफ में निगाह घुमाने पर इसे ज़रार अपने आसपास दूर दूर तक कहीं नजर न आया, क्योंकि इससे के बेंच के कुछ फासले पर चंद लड़कों का हजूम जमा हो चुका था, जिसकी वजह से ज़रार इनके पीछे कदरे छुप कर रह गया। समरा को भी अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए धीमी शिकस्ता चाल चलती वो भी पार्क के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती दाखिली दरवाजे की राहदारी की जानब गामजन हो गई। हया ने इन दोनों को वहाँ से जाता देखकर फ़ौरन पीछे मुड़कर ज़रार को देखना चाहा, मगर वो इसे आसपास कहीं नज़र न आया, इसलिए वो कुछ ही देर बाद सवालिया अंदाज में अपने कंधे उचकाती वहाँ से चली गई, जहाँ रेहान इसके लिए किसी झूले की टिकट बुक करवाने गया हुआ था। ज़रार इस वक्त अपना सर नीचे झुकाए उन सोचों में गुम बेंच पर ही बैठा हुआ था। अचानक वेटर की आमद पर एक पल के लिए चौंकते इसे ही बगौर देखने लगा, जो इस वक्त मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए इसके सामने ब्लैक कॉफ़ी रखने के बाद सर को हल्का सा खम देता फ़ौरन वहाँ से चला गया। इसने भाग उड़ाती ब्लैक कॉफ़ी को सरसरी निगाह से देखने के बाद सामने टेबल पर मौजूद पानी की बोतल का कवर हटाने के बाद इसे अपने लबों के साथ लगा लिया। इसके जहन के पर्दे पर फिर से माजी के दरीचे एक एक करते खुलने लगे, पर वो बड़ी मुश्किल से कुफल लगाए रखता था, मगर हर बार कोई ना कोई नई बात इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर इनको नासूर बनाते हुए इसको कुर्ब की एक नई शक्ल से आशनाई करवाकर इसे दोहरी अजियत से दो चार कर दिया करती थी। इसकी समातों में ना चाहते हुए फिर से वो सारी आवाज़ें किसी हथौड़े की मांद कारी ज़रबे लगाती महसूस होने लगी, जिनसे वो लाख बार चाहने के बावजूद भी छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। नो नो मैरी, आई डोंट लाइक दिस राइस, आई वांट माई मामा। 3 साल का छोटा बच्चा अपने मुंह में ज़बरदस्ती चम्मच डालने वाली लड़की को बार बार नफ़ी में सारी लाकर बकायदा इसे अपने हाथ से पीछे हटा रहा था। प्लीज़ ज़रार, ईट दिस फूड, योर मामा इज़ नॉट एट होम दिस टाइम। मैरी ने ज़रार के फूले हुए गाल पचकारते हुए बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि डाइनिंग हॉल के सामने मौजूद सोफे पर इसका बॉस बैठा हुआ था, जो कब से ये सब सूरत हाल को अजद परेशान निगाहों से देख रहा था। आई वॉन्ट माई मामा, प्लीज़ गो मैरी, आई डोंट लाइक यू।
ज़रार ने इसके ज़बरदस्ती करने पर गुस्से में आते हुए मैरी को ज़ोरदार धक्का दिया, जिस पर वो 2 कदम पीछे हटती बमुश्किल गिरते गिरते बची। मगर अब इसकी शिकायती निगाहें फ़ौरन अफ़ान की तरफ उठ गईं, जो इस वक्त ज़रार की इस हरकत पर शदीद गुस्से में आते हुए एक झटके में सोफ़े पर से उठ खड़ा हुआ। ज़रार, बिहेव योरसेल्फ, व्हाई आर यू शॉटिंग लाइक दिस? अफ़ान से ज़रार की इस कदर बढ़ती बदतमीज़ी देखी ना गई, इसलिए इसे हद दर्जा गुस्सीली निगाहों से देखते हुए फ़ौरन सख्ती से टोक दिया, जिस पर वो एक पल के लिए डर के मारे सहम कर रह गया। ज़रार को इस कदर सहमा देखकर मैरी के चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट रेंग गई, जो सिर्फ ज़रार की भीगी निगाहों ने देखी थी। अलबत्ता अफ़ान इस वक्त अपना चेहरा नीचे झुकाए डाइनिंग टेबल पर मौजूद प्लेट में से अब खुद चम्मच पकड़कर ज़रार के मुंह में ज़बरदस्ती चावल डाल रहा था। ज़रार को इस उम्र में भी मैरी की चालाकी पर शदीद गुस्सा आया था। वो पिछले 3 सालों से ही इसके साथ थी, इसलिए वो मैरी की मकाराना फ़ितरत को अच्छी तरह जानता था। जब कोई इसके आसपास नहीं होता था, वो ज़रार को थप्पड़ मारने से भी गुरेज़ नहीं करती थी। पहले 2 सालों में तो ज़रार को मैरी के इस रवैये से कुछ खास समझ नहीं आता था, मगर अब इसे मैरी बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, जिसका इज़हार वो अपनी ज़ुबान के साथ साथ अपने हाथों से भी करता था। अफ़ान अपने बेटे की नीली आंखों में वाज़ेह झुंझलाहट देखकर खुद भी अच्छे खासे बेचैन होकर रह गए थे। इस वक्त इन्हें अपनी बीवी अलीना पर शदीद ताव आ रहा था, भले ही अनजाने में ही सही, मगर अफ़ान अलीना का गुस्सा इस छोटे मासूम बच्चे पर निकाल चुका था, जिसका अंदाज़ा अब अफ़ान को भी बखूबी हो रहा था। यू आर बैड बाबा। ज़रार ने अपनी नीली आंखों में सुर्खी लिए हद दर्जा गुस्से से अपनी प्लेट को हाथ से पीछे किया और फिर तेज़ लहजे में गोया होने के बाद एक छलांग मारता कुर्सी से नीचे उतर गया। सीढ़ियों के ज़ीने तय करते हुए इसने अपने पीछे अफ़ान की कई तफक्कुर अमेज़ आवाज़ें सुनी थी, मगर वो सुनी अनसुनी करता फ़ौरन वहाँ से चला गया। कमरे में कदम रखते इसके गुलाबी माइल गालों पर कई आंसू एक साथ लुढ़क कर गिरे थे, जो वो कब से अफ़ान की वजह से अपने पपोटों के अंदर रोके बैठा था। ज़रार को इस वक्त मैरी ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मामा चाहिए थे, जो रात की इस पैर भी अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। मुझे तो इस बोट में जाना ही जाना है, ये लास्ट है यार। मैं इस राइड को एंजॉय किए बिना घर नहीं जाना चाहती। ज़रार, जो काफ़ी देर से अपने माजी के स्याह बादलों से पीछा छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ़ था, अब अचानक अपनी इस्मातों में कुछ ही फासले पर खड़ी हया की आवाज़ सुनकर अपना झुका सर ऊपर उठाए पूरी तरह इसी की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसके चेहरे के स्पॉट तासरात से कोई भी वाज़ेह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि कुछ देर पहले वो यहाँ किस कदर ज़हनी दबाव के ज़ेर असर खुद से ही सर जंग लड़ने में मसरूफ़ था। हया, मेरा तो सर घूम रहा है, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ जाने से रही। रेहान और रोशान इस बोट में जाने से इनकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकेले जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी। मरियम ने अपना चकराता सर ज़रा संभलता देखा तो इसी बेंच पर ज़रार के बिल्कुल मुकाबल कुर्सी पर बैठ गई, जबकि हया के चेहरे से साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस वक्त बोट राइड लिए बिना हरगिज़ घर नहीं जाएगी। यार मरियम प्लीज़, हया ने मुंह सोने के अंदाज में इसे मुखातब करते हुए तकरीबन मुल्तजियाना अंदाज अपनाया। डोंट फोर्स मी हया, इट्स माई फाइनल डिसीजन। मरियम ने कतई लहजा अपनाते हुए साफ इनकार कर दिया। मरियम, इसके बाद हम घर ही तो वापस जा रहे हैं, ये मोमेंट्स बार बार थोड़ी आते हैं। ये रेहान तो है ही फट्टू। रोशान, तुम भी डर रहे हो इस बोट में जाने से? देखने में इतनी रिस्की तो नहीं लग रही मुझे जितना तुम लोग डरे हुए हो। हया एक एक करते सबको मनाने के साथ साथ रेहान को बाकायदा एक चपत भी लगा चुकी थी, जो अब बाकायदा अपने कानों पर हाथ रखे इसे इस बोट में जाने से मना कर रहा था। वो इस बोट में पहले भी एक दफ़ा बैठ चुका था, इसलिए डरते हुए अब दोबारा बैठने से अपने हाथ खड़े करते हुए हया का इस मामले में साथ देने से साफ इनकार कर दिया। मैं इन 2 टिकट्स का क्या करूं? मुझे लगा था तुम में से कोई एक तो मेरे साथ लाजमी इस बोट पर जाएगा। हया बच्चों की तरह मुंह फुलाने के अंदाज में बोलते हुए इसी बेंच पर मरियम के साथ ही बैठ गई। अलबत्ता इसकी इश्तियाक से भरी निगाहें अभी भी सामने नजर आती बोट पर ही थीं। हया, तुम डर जाओगी, मैं नहीं चाहती इस मरियम ने एक बार फिर अपने साथ बैठी हया को रसान से समझाने की कोशिश की। नहीं डरती मरियम, तुम इस टिकट को अपने पास रखो, मैं तो जा रही हूँ। हया से रहा ना गया, इसलिए कुछ सोचते हुए कहकर फ़ौरन एक झटके से उठ बैठी। ज़रार हया के इस कदर ज़िद्दी अंदाज पर एक पल के लिए अपना सर नफ़ी में झटक गया। हया इन सबको खामोश पाकर टिकट वापस टेबल पर रखने के बाद सामने नजर आती बोट की तरफ जाने लगी थी। तभी अचानक कुछ शौक मिजाज लड़कों का झुंड भी इसी बोट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले हया गई थी। मैं जाता हूँ, इनके साथ इस तरह के लिए घबरा जाएंगी। ज़रार ने इन लड़कों को देखते ही टेबल पर से टिकट फ़ौरन उठाई और फिर अपने मखसूस पुरअतमाद अंदाज से चलता हुआ इसी बोट की जानब बढ़ गया। थैंक यू सो मच ज़रार। ज़रार को अपने ताक़ुब से मरियम की तशक्कुर अमेज़ आवाज़ सुनाई दी, जिस पर इसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर इसे आहिस्तगी से मुस्कुरा कर देखा तो ऐन इसी वक्त रेहान और रोशान इसको अपने हाथों के ज़रिए गुड लक का साइन बनाकर दिखा रहे थे। वो इन दोनों में से किसी एक को भी जवाब दिए बिना हद संजीदा तासरा समेत फ़ौरन बोट की सीढ़ियाँ चढ़ गया। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? हया इस वक्त बोट में काफ़ी लड़कियों और लड़कियों से हटकर एक पीछे वाली सीट पर जा बैठी। तभी एक लड़के की शरीर अंदाज में मुस्कुराहट समेत कही गई बात सुनकर इसने एक पल के लिए
अपनी आंखें ऊपर को उठाईं। वो भी इसे कुछ कहने के लिए अपने लव वाक करने लगी थी कि इसे इस लड़के की पुश्त के पीछे ज़रार की बारोब आवाज़ संजीदगी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। नहीं मिस्टर, ये मेरे साथ और हम इकट्ठे ही बैठेंगे। ज़रार के इतने अपनायत भरे लहजे पर हया एक पल के लिए सटपटा सी गई, मगर फिर बहुत जल्द खुद पर काबू पाते हुए अपना झुका सर इस बात में हिला दिया। ओके श्योर। लड़का हया के इस बात में सर हिलाने पर अपना सा मुंह लेकर वापस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया। फिर ज़रार हया को बेसाख्ता एक सरसरी निगाह से देखने के बाद इसके बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठा अपनी ड्रेस शर्ट के कंप्लिंग्स को ओपन करके स्लीव्स को ज़रा ऊपर चढ़ाए तरतीब से फोल्ड करने लगा। इस राइड के बारे में सोचते हुए हया के दिल की धड़कनें बेख्तियार तेज़ तर होती चली गईं, इसलिए वह थोड़ा घबराहट का शिकार होती तकरीबन बोट के किनारे के साथ चिपक कर बैठ गई थी। हाय मामा। हया अभी नर्वस अंदाज में अपने हाथों को ही मसल रही थी कि अचानक बोट चलने की तेज़ आवाज़ सुनकर एक पल के लिए डर सी गई। इस चक्कर में इसके लबों से बेसाख्ता ये अल्फाज फिसल गए। अगर इतना ही डर लग रहा था तो यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। ज़रार ने अपनी आदत से मजबूर होकर इसको बेहतियारी सख्त गुरी से नवाजते हुए फ़ौरन खरी खरी सुना दी। हया ने बोट को लेकर रेहान की काफ़ी बातें सुन रखी थी। अब तजस्सुस के मारे यहाँ आ तो गई थी, मगर धीरे धीरे चलती बोट इसके दिल को 180 की स्पीड से दौड़ा रही थी। ज़रार की सख्त आवाज़ पर इसकी डर के मारे बंद होती आंखें हैरत से एक बार पूरी खुल गईं। तभी बोट अपने मखसूस अंदाज से चलते हुए स्पीड पकड़ती बार बार ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगी। आह! इतनी तेज़ स्पीड देखकर ज़रार भी एकदम चौकस होकर रह गया, जबकि हया तो डर के मारे बुरी तरह चीखती हुई बार बार अपनी आंखों पर हाथ रख रही थी, मगर फिर गिरने के डर से सामने वाली सीट के पुश्त को दोनों हाथों की मजबूत गिरफ्त में पकड़ लेती। जब जब बोट नीचे जाती तब तब इसे ऐसा लगता जैसे कि वो अभी के अभी बोट से सीधा नीचे गिरने वाली। इसी डर के ज़ेरे असर इसकी चीखों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा था। जस्ट रिलैक्स हया, मैं हूँ यहाँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। हया की बर्दाश्त जवाब देगी तो आंसुओं समेत रोती हुई मुतवर्रम आंखों के साथ इसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए, क्योंकि अभी से लग रहा था गिरना तो है ही, फिर इतना चीखने की क्या ज़रूरत। इसलिए इसने बेबसी की इंतहा पर पहुँचते हुए अपने हाथ शिकस्ता अंदाज में नीचे छोड़ दिए। सेफ्टी बेल्ट ना होने की वजह से इससे पहले कि वो धड़म से नीचे गिरती, ज़रार ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम कर इसे नीचे गिरने से बचा लिया। अपनी आंखें बंद करो हया, नीचे मत देखो तुम। ज़रार के हाथ पकड़ने से हया को जो थोड़ी बहुत ढारस मिली थी वो भी नीचे जाती बोट को देखकर फिर से बुलंदोबांग चीख में तब्दील हो गई। मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जस्ट रिलैक्स। हया की तेज़ी से बिगड़ती हालत पर ज़रार ने चलती बोट को ऊंची आवाज़ से भी ज़्यादा आवाज़ निकालकर हया को तफक्कुरमेज़ लहजे में मुखातब किया। हया ने अब ज़रार के हाथ में मौजूद अपने हाथ को भीगी पूर्णम आंखों समेत बगौर देखा, फिर अपना एक हाथ आंखों पर रखती अपनी आंखों को सख्ती से आपस में मींच गई। ज़रार के मजबूत हाथ की गिरफ्त को महसूस करते हुए भी हया का नाजुक वजूद डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। साथ बैठा ज़रार भी इसके वजूद की कपकपाहट वाज़ेह महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद तेज़ स्पीड से चलती बोट की रफ्तार ऊपर से नीचे जाती हुई कम हुई तो हया ने आहिस्तगी से अपनी मुतवर्रम आंखें खोल ली। आज़ाद घबराहट और परेशानी के मारे इसका चेहरा इस वक्त आंसुओं से तर था। हया का दूसरा हाथ अभी तक ज़रार के हाथों की मजबूत गिरफ्त में था। हया ने अपनी घनी लांबी पलकों को हल्की सी जंबश देकर ऊपर उठाया तो सामने ही खड़ा ज़रार इसे सख्त निगाहों से घूर रहा था। इसका चेहरा ज़रार की इन सख्त नज़रों की ताब न ज़्यादा देर ना ला सका तो फ़ौरन से पहले नीचे झुक गया। हया की रोती बसोरती सूरत देखकर बोट में मौजूद सब लड़के लड़कियां दबी दबी खिसियानी हंसी समेत मुख्तलिफ किस्म की चाम गोइयाँ करते हुए बाकायदा इसका मजाक उड़ा रहे थे। ज़रार ने आंखों में शदीद गुस्सा भरे अपना रुख वापस मोड़ते इन सबको सद निगाहों समेत घूर कर देखा तो सब इसकी नीली आंखों में बढ़ती सुर्खियों को देखकर गड़बड़ाते हुए एक एक करके फ़ौरन नीचे उतर गए। हया को अब समझ आया ज़रार इतनी देर से इसे सख्त निगाहों से घूर क्यों रहा है। वो खुद तो डर की वजह से इस सब पर गौर ना कर पाई, मगर ज़रार की उकाब निगाहों ने इस चलती बोट में भी हया को देखते हुए सबके मजाक उड़ाते चेहरे फ़ौरन देख लिए थे। अगर तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया तो चले नीचे, या फिर एक और टिकट लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। ज़रार ने सद निगाहों से घूरते हुए इसकी आंखों के किनारे से आंसू मोती टूट कर मोती बनकर गिरते देखा तो खुद पर काबू न रख पाया, इसलिए सख्त लहजे में गोया होने के साथ साथ अपना हाथ भी इसके हाथ से एक झटके से निकाल लिया। हया ज़रार की बेरुखी पर बिना कुछ कहे अपने मुंह पर हाथ रखती तेज़ तेज़ कदमों से भागकर बोट की सीढ़ियाँ फ़ौरन नीचे उतर गई। ज़रार भी अपना सर नफ़ी में झट रखता फ़ौरन इसके पीछे पीछे आने लगा, मगर ये क्या, हया इधर जाने की बजाय भागती हुई फ़ौरन सामने ही नज़र आते वॉशरूम में लगे बेसन के नल पर झुक गई। हया हया रुको। मरियम हया को देखते परेशानी से आवाज़ देती फ़ौरन इसके पास पीछे भाग गई। ज़रार समेत सभी इसके पीछे पीछे भाग गए, क्योंकि वो लोग थोड़ी दूर सामने खड़े होकर इनसे बोट में जाने का सफ़र पुरजोश अंदाज में पूछने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मरियम हया के पास अंदर गई तो इसको बुरी तरह वॉमिटिंग हो रही थी। मुंह भर कर के आने पर वो फिर नल बेसन पर झुक जाती। मरियम आज़ाद फ़िक्रमंद तासरात चेहरे पर सजाए इसकी कमर को नरमी से सहला रही थी।
मरियम अभी परेशानी से टिश्यू बॉक्स में से चंद टिश्यूज़ निकाल कर हया की तरफ बढ़ी रही थी कि अचानक हया बेदम होकर नीचे गिरती फ़ौरन बेहोश हो गई। मरियम ने हया को बेहोश होकर गिरते देखा तो इसके हलक से बेज़ाब्ता चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई, जिसे बाहर खड़े ज़रार रोशान समेत रेहान ने भी सुना था। इसलिए सभी के सभी बेख्तियारी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए, मगर सामने का मंजर देखते ही इनकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। अजलान की चाल में भी रात की गहरी तारीकी की तरह अंधेरा छाया हुआ लग रहा था। ढीले हाथों में कोट पकड़े अंदर कमरे में आया तो ज़ैनी के वजूद से आरी खाली कमरा इसको मुंह चढ़ाता महसूस हो रहा था। कमरे की साकत फिज़ा में अचानक सुइयों की टिक टिक पर इसकी निगाह सामने दीवार पर लगी खूबसूरत घड़ी की तरफ उठी, जो इस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त शो कर रही थी। उफ़, मैं इतनी देर तक बाहर बैठा रहा। अजलान ने घड़ी की तरफ देखते अपने बाजुओं को कोट से आज़ाद करते हुए इसे सामने मौजूद सोफे पर रखा और फिर अपनी कलाई में बंधी ब्रांडेड रिस्ट वॉच उतारकर वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। अब वो बेड के सामने मौजूद काउच पर बैठकर थके मांदे अंदाज से अपने पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद करने लगा। बार बार इसकी साकत निगाहें बेख्तियार ड्रेसिंग रूम की तरफ उठ रही थी, जहाँ से कैबिनेट्स के खुलने और फिर बंद होने की धीमी खटखट की आवाज़ें वक्तन फ़वक्तन सुनाई दे रही थीं। अजलान सोफे से उठने के बाद एक बार फिर ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर सरसरी निगाह डालता खुद भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। तभी अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर ज़ैनी ने स्लाइडिंग डोर पीछे खिसकाकर बंद दरवाज़ा खोला, फिर कुछ सोचते हुए फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। ज़ैनी की आंखों के पोटे मुसलसल रोने के बाद सूजन का शिकार हो चुके थे, इसलिए अजलान की कदमों की चाप सुनते ही वो जानबूझकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, क्योंकि अपनी ज़ात की इस कदर तज़लील पर वो इस वक्त अजलान के सामने हरगिज़ नहीं आना चाहती थी। अब कहाँ चली गई? अजलान कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर कमरे में वापस आया तो इसकी निगाह बेसाता ड्रेसिंग रूम की तरफ उठी, मगर ज़ैनी वहाँ भी नहीं थी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अध खुला था और वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ थीं। कमरे के अतराफ में मतलाशी निगाहें घुमाने के बाद अजलान ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े चेंज करने के लिए खुद भी ड्रेसिंग रूम में चला गया। अजलान को ड्रेसिंग रूम में ज़ैनी के मखसूस परफ्यूम की महक चारों तरफ रची बची महसूस हो रही थी। अजलान ने बेख्तियार ही गहरा सांस फिज़ा में खारिज करते हुए इस खूबसूरत महक को अपने नाक के नथनों के ज़रिए गले के अंदर तक उतारा। अपनी इस बेखुदी में की गई हरकत पर वो एक पल के लिए हैरत के समुंदर में गोताजन होते अंदर ही अंदर सटपटा कर रह गया और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद अपने कपड़ों को हैंगर से आज़ाद करते हुए अपनी इस हरकत के बारे में एक बार सोचते हुए इसके लबों पर बेसाता धीमी मुस्कुराहट छा गई। कुछ ही देर बाद वो सादा ग्रे टी शर्ट के साथ ब्लैक आरामदाह ट्राउज़र पहने वापस कमरे में आ गया था। हद से ज़्यादा थका होने के बावजूद इसकी निगाहें ज़ैनी के चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आ रही थी। अजलान को इस वक्त अपनी इस हालत की खुद भी समझ नहीं आ रही थी। जिस लड़की को वो नज़र उठाकर देखना भी ग्वारा नहीं करता था, आज जिस लड़की की एक झलक देखने को इसका दिल अपनी तेज़ रफ्तार धड़कनों समेत अंदर ही अंदर बुरी तरह मचल रहा था। उफ़ यार, ये ज़ैनब कहाँ चलेंगी? इतने बड़े घर में अकेला कैसे ढूंढूं उन्हें? रात के इस पहर सभी मुलाजमों को तो उठाने से रहा। यार वैसे हद होती है लापरवाही की भी। अजलान अपने बिखरे सिल्की बालों को अपनी कुशादा पेशानी से हटाकर ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए पूरे घर के अतराफ में मतलाशी निगाहों से ज़ैनब को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो किचन, लॉन, स्विमिंग पूल साइड समेत उस जगह पर चला गया जहाँ वो कभी कभार पाई जाती थी, मगर अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ज़ैनी को आसपास कहीं ना पाकर अजलान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। इसकी कुशादा पेशानी बरसत परेशानी के मारे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमदार होने लगे। ज़ैनब कहाँ है आप? ज़िंदगी में पहली बार अजलान के दिल ने अपनी मुंतशिर धड़कनों समेत ज़ैनब को शिद्दत से पुकारा था।